ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होता है और इससे आप क्रिस्टल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्रैग्स मेथड, क्रिस्टल्स एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स फॉर्मूला। थर्ड क्या होगा आपका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ब्रैग्स रिफ्लेक्शंस। और फोर्थ क्या होगा, स्कैटरिंग पावर ऑफ एन एटम एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन पीक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रैग्स मेथड, क्रिस्टल्स एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ओके, तो वहां पे बताओ भाई, आपने इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, ल्यू मेथड। हालांकि जब मैंने आपको डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था भाई कि हमारे पास जो क्या होते हैं प्लेन्स, हमारे पास क्या होते हैं भाई, जो अरे भाई किसी भी क्रिस्टल के अंदर तो क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, रेगुलरली क्या होते हैं, अरेंज नहीं होते, क्या होते हैं ना। और जब इसके ऊपर क्या पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस रेडिएशन से, तो भाई उस रेडिएशन से बताओ क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बताओ क्या बन जाएंगे, ये पार्टिकल्स खुद क्या बन जाएंगे, क्या, अरे भाई खुद क्या बन जाएंगे, लाइट के सोर्स। क्योंकि भाई ये इसको एब्जॉर्ब करके, सॉरी एक तरह से कोहेरेंट, जो एक तरह से सॉरी जो रेजोनेंट नॉन रेजोनेंट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर, उसके जरिए रेडिएशन की एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर ये इसको री रेडिएट कर देंगे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हर एक पार्टिकल क्या बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा ना। तो ये कोहेरेंट स्कैटरिंग भाई, अगर बहुत सारे सोर्स भाई क्रिएट हो जाएंगे तो क्या उन सोर्सेज में इंटरफ्रेंस नहीं हुआ क्या। अब अगर वो जो इंटरफ्रेंस है अगर वो कैसा है, कंस्ट्रक्टिव, उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पीक्स। लेकिन ल्यू ने क्या किया था, आपने गौर किया हो, यहां पर उसने क्या बोला था भाई, यहां से क्या है रेडिएशन, और उसने इसको क्रिस्टल के अंदर से पास किया था। याद करो भाई, जो ल्यू मेथड था उसमें क्या था भाई, उसने इसको क्रिस्टल के अंदर से पास नहीं किया था क्या, यानी उसने इस क्रिस्टल को कैसे इस्तेमाल किया था, एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। कैसे भाई, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ओके, लेकिन उससे हमारे पास क्या था भाई, ल्यू पैटर्न आता है, उससे हमारे पास क्या था, ल्यू पैटर्न। और आपको पता भाई उस ल्यू पैटर्न से स्ट्रक्चर सॉल्व करना एक्सट्रीमली क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। तो भाई आपको पता होगा दो पिता पुत्र थे, एक थे विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, ये पिता और पुत्र थे भाई। इन दोनों को इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग। उनके दिमाग में ये आया, अगर ल्यू किसी क्रिस्टल को एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि भाई आपको पता होगा ना जो दो एटम होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होगा, इंटरप्लेनर। अरे भाई दो एटम्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक्स रेज से क्या करता है, मैच करता है। तो एक्स रेज के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करती है कौन, एक क्रिस्टल, समझे बात। लेकिन ल्यू ने उसे कैसे इस्तेमाल किया था, एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो बोले भाई अगर ये ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की तरह इस्तेमाल काम कर सकती है तो ये रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की तरह भी करेगी काम, इसको करना चाहिए, इजंट इट। तो भाई उनके दिमाग में क्या आया कि इसको रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के तौर पे भी काम करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने लाइट ऐसे पास करने में क्या बोले भाई, हम लाइट को इस एंगल पर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है बात, और हम इसको इसके पास, अरे भाई इसको हम यहां पर स्टडी करें, कहां पर भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। तो हम इसको बोलते क्या है, क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता होगा ना ये रिफ्लेक्ट होगी नहीं आती, ये तो क्या होती है वास्तव में, अरे भाई हर सोर्स क्या बन जाएगा, एक एनर्जी का सोर्स बन जाएगा ना। जब आप इसके ऊपर क्या डालोगे, एक्सरे, जब आप इसके ऊपर एक्सरे डालोगे तो बताओ क्या होगा। तो जो ये पार्टिकल्स हैं, जब आप इसके ऊपर क्या डालोगे भाई, एक्सरे डालोगे, ठीक है, तो बोले कि हम तो इसको भी कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो बोले भाई अगर एक रेडिएशन यहां से आई, एक वेव इसके ऊपर टकराई भाई और यहां आ गई, हालांकि क्या बताओ, अरे भाई इसने इसको एब्जॉर्ब किया और इसने क्या कर दिया, चार दिशाओं में, अरे भाई इसने इस रेडिएशन की एनर्जी इसको किसको मिल गई, इस एटम को, और इस एटम में जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स,
उन इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन भाई नॉन रेजोनेंट वे में, और उन्होंने भाई टू एंड फ्रो मोशन के जरिए ऑसिलेट करना शुरू कर दिया भाई, और उससे फिर उन्होंने फिर क्या एमिट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन वो सभी दिशाओं में आएगी ना, वो तो क्या होगी, सभी दिशाओं में, ठीक है। तो भाई अगर सभी दिशा में आएगी तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? सिमिलरली एक और भी आया, तो ये भी क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स बन जाएगा ना। तो ये भी एक सोर्स और ये भी एक सोर्स, तो इससे भी क्या निकली, बोलो, और इससे भी क्या निकली? बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं समझे बात? तो एक खास एंगल पे इन दोनों में बताओ क्या हो जाए भाई, बताओ एक खास वैल्यू पे ये दोनों बताओ क्या हो जाएंगी, ये क्या शो करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो एक तरह से लग क्या रहा है हमको कि जैसे कि रेडिएशन क्या होगा, और क्या क्यों, जैसे कि एटम से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यूं लगता क्या हमको ये, क्योंकि बाकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिर्फ इसमें बताओ, मान लीजिए इसमें क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमको लगता क्या है भाई, तो हालांकि ये स्कैटर हो क्या रही है, स्कैटरिंग के जरिए सभी दिशाओं में क्या लाइट एमिट हो रही है, लेकिन इन दिशाओं में तो क्या है भाई, ये जो कोहेरेंट स्कैटरिंग हो क्या होगी, आपस में एडअप होगी। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा, बाकी दिशा में क्या होगी? तो मैं लगता क्या कि रिफ्लेक्ट, हमको लगता क्या भाई, जैसे कि ये प्लेन से क्या हो क्या यूं, बोलो भाई रिफ्लेक्ट हो क्या यूं, ऐसा अपीयर होता है, इसीलिए क्या बोलने लगे इनको, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। समझ गए बात? तो यहां पर भाई ल्यू ने इसको कैसे इस्तेमाल किया था, एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ब्रैग ने इसे कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। मैंने इसका भाई काफी सारा जो प्रिंसिपल है ब्रैग मेथड का, वो मैंने आपको शू बताया था, मैंने आपको ल्यू मेथड बताया था, और भाई मैंने आपको ब्रैग मेथड का भी आइडिया है, वो सारा 2D sin थीटा इक्वल टू, मैंने आपको ये आपको पढ़ाया था ना, इवन ब्रैग्स मेथड भी, इजंट इट? क्योंकि भाई अरे सिर्फ वो एक में क्या होता है, ल्यू मेथड में क्या होता है, क्रिस्टल कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, सॉरी ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और भाई ब्रैग्स मेथड में एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो इसको यूज करते हुए भाई, तो फिर ये जो थे भाई विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, उन्होंने एक इक्वेशन दी, वो क्या बोले भाई, कि जब किसी क्रिस्टल के ऊपर हम क्या डालेंगे, जब आप किसी क्रिस्टल का कोई प्लेन्स का एक सेट है, बोलो भाई उस पे किसी एंगल पे आप क्या डालते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर जब आएंगी, रिफ्लेक्ट, बोलो आपको पता है ये भाई वास्तव में क्या होती है, स्कैटर होके आती है वस्तु, लेकिन स्कैटर होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या जाएगा उनका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमको लग गया क्या भाई कि जैसे कि क्या हो रखे हैं एटम से, क्या हो रखे हैं ये रिफ्लेक्ट हो क्या, ये बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात? तो वो ये बोले कि भाई, वो ये बोले कि ये रेडिएशन यहाँ से यहाँ पर आएगी, भाई ये यहाँ से यहाँ पर आएगी नहीं है, अरे बोलो भाई, तो इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों का भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको भाई बताओ कब मिलेगा। वो ये बोले कि ये बताओ क्या है, पाथ डिफरेंस, ये क्या बताओ भाई, पाथ डिफरेंस। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दी, वो ये बोले भाई कि पहली रेखा और दूसरी रेखा, देखो यहां से आते सेम है बिल्कुल भाई, और उसके बाद भी इनकी दूरी सेम है, लेकिन इस नीचे वाली रेखा को भाई इतना पाथ एक्स्ट्रा तय नहीं करना पड़ता क्या, इस एटम तक पहुंच के भाई क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी सो कॉल्ड। नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसको उन्होंने बोला 2D sin थीटा, क्या भाई, वो बोले ये पाथ, तो वो ये बोले भाई कि जब दो रेडिएशंस, अगर आप भाई ब्रैग्स ने क्या बोला, अगर आप किसी क्रिस्टल को एज रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करोगे, तो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डिफ्रैक्शन पीक सिर्फ कब देगी, जब दो रेज का जो पाथ डिफरेंस है 2D sin थीटा, बोलो भाई वो क्या होगा, n लैम्डा के बराबर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैग फॉर्मूला और ब्रैग्स इक्वेशन। बताओ आपको पहले पड़ गई भाई। वो बोले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बताओ हमारे पास भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ ब्रैग डिफरेंस। अरे भैया तो क्या है, ये तो क्या भाई, n अगर एक हो तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पीक, दो तो क्या है सेकंड ऑर्डर, तीन तो क्या भाई थर्ड ऑर्डर। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड, डी क्या है इंटरप्लेनर सेपरेशन, और थीटा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस उस प्लेन से, जिस प्लेन से भाई ये रिफ्लेक्ट हो क्या है उस प्लेन से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, अरे बोलो,
तो ये बताओ किसने बोला भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्स मेथड। बस अंतर क्या बताओ भाई ल्यू मेथड में और बताओ ब्रैग्स मेथड, बताओ अंतर क्या है। ल्यू ने भाई क्रिस्टल क्या माना था, एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ब्रैग्स ने इसे क्या मान लिया भाई, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों में वही लगेगा कि दोनों में क्या होगा, जब एक्सरे पड़ेगी ना उसके ऊपर भाई, नहीं समझे बात, तो उसमें एटम्स कैसे भी करना शुरू कर देंगे एज इंडिविजुअल सोर्सेज, इजंट इट। अब आपके दिमाग में आएगा भाई, तो ब्रैग ने बोला भाई, तो अब आपने बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास भाई, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स फॉर्मूला। अब आपको हो गया भाई विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग को भाई ये इक्वेशन उन्हें कहां से मालूम पड़ी भाई, कि यही क्वेश्चन क्या हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो वो ये बोले, देखो भाई वो ये बोले कि आप एक इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ प्लेन कंसिडर करो भाई। मान लिया हमारे पास एक, अरे भाई ये हमारे पास क्या है, कोई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन, ये हमारे पास क्या भाई कोई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, और इनका बताओ सेपरेशन कितना है d। आसान है ना भाई। अब मान लिया भाई इस प्लेन में बहुत सारे एटम हैं, इसमें बहुत सारे एटम हैं, इसमें बहुत सारे एटम, इसमें बहुत सारे एटम हैं। तो मैं आपको सिर्फ भाई इसके जरिए दिखा रहा हूं कि भाई ये तो क्या है ऊपर वाले में, और ये क्या भाई नीचे वाले प्लेन में एक एटम है। ओके, अब बताओ क्या होगा जब आप इसके ऊपर एक्स डालोगे। तो ब्रैग ने क्या बोला भाई, बोलो भाई, तो ये यहां से टकरा के बताओ क्या होगी भाई, रिफ्लेक्ट होगी ना, और ये यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट। लेकिन आपको एक्चुअली पता है यहां बताओ क्या होता है, ये जब एक्सरे इसके ऊपर गिरेगी तो ये क्या करेगा, इसको स्कैटर करेगा। जब इसके ऊपर एक्सरे गिरेगी तो उसे क्या करेगा, ये स्कैटर करेगा, स्कैटर, इजंट इट। और स्कैटर करेगा चारों दिशाओं में, और ये भी चारों दिशाओं में स्कैटर करेगा भाई। तो यहां पर क्या दो सोर्स बन गए हमारे पास वेव्स के, तो उन दोनों का किस दिशा में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपने वो दिशा निकालनी है। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, आपने वो एंगल निकालना, इस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं समझो बात। मान लिया भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस पॉइंट पे होता है, कहां पर होता है भाई, इस डायरेक्शन में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लिया भाई अरे ये पॉइंट से बहुत दूर है, अरे भाई ये जो प्लेन, जो गैप है जो प्लेन का, अगर प्लेन सेपरेशन डिटेक्टर से बहुत दूर है, प्लेन सेपरेशन के मुकाबले डिटेक्टर क्या बहुत दूर है, तो दोनों पिक्स में क्या नजर आएंगे एक तरह से पैरेलल। याद करो भाई, अगर दो पीक नजदीक हो जाएं तो ये आपको मुड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन अगर दो पीक्स भाई बताओ क्या हो बहुत ज्यादा दूरी पे मिले तो ऑलमोस्ट क्या हो जाए बताओ, ये नहीं बता, अरे भाई सुनो, तो प्लेन सेपरेशन के मुकाबले ये बहुत दूर नहीं होता क्या, तो मैं इनको भैया ऐसे मुड़ते हुए ना दिखाऊंगा, मैं इनको सिर्फ सिंपली भाई पैरेलल शो करती हूँ। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझे बात। तो बोले भाई एक रे यहां पर आई और ये भाई इस साइड में आ गई। ध्यान रखियो मैं सिर्फ वही डायरेक्शन शो कर रहा हूं जिसमें क्या होना है कंस्ट्रक्टिव, लेकिन वास्तव आपको पता है जब ये रे इसके ऊपर गिरेगी ना तो इससे चारों दिशाओं में रे निकलेंगी, इससे सभी डायरेक्शंस में वेव निकलेंगी। लेकिन मैंने सिर्फ किस डायरेक्शन की वेव कंसीडर कर ली, जिस डायरेक्शन में इसकी वेव और इसकी वेव क्या शो करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है। और एक इससे आगे भाई, ओके ठीक है ना। अब बताओ क्या हमारे पास, अब और ये एंगल बताओ क्या थीटा, और ये बताओ क्या थीटा, समझो। और यहां से आप क्या करो भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये भी बताओ क्या होंगे एंगल, थीटे, इजंट इट। और ये एंगल भी क्या होंगे भाई, ज्योमेट्री से मालूम कर सकते हो। अब ये बताओ गैप कितना है, डी। अच्छा बताओ भाई इस पॉइंट के बाद तो इस पॉइंट के बाद तो भाई दोनों रे क्या चल रही, बिल्कुल साथ चल रही ना, और इस पॉइंट दोनों रे क्या है बिल्कुल भाई साथ आई है। तो नीचे वाली रे एक्स्ट्रा पाथ कितना तय करती है, इतना, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे कि नीचे वाली वेव भाई कितना एक्स्ट्रा पाथ तय करती है। एक तो भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद भाई इस पॉइंट तक आने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा पाथ नहीं है क्या, नहीं क्या भैया बताओ भाई। और हमने प्रूव किया था डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी भी रेडिएशन के लिए हमने क्या प्रूव किया था कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑप्टिक्स क्या कहती है, अरे भाई पाथ डिफरेंस तो क्या होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी इक्वल टू n लैम्डा। बोलो भाई पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, n लैम्डा।
तो आप बताओ ये तो आपने यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालना है। अब इसको बताओ मैंने क्या मान लिया, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया। अच्छा बताओ भाई, चलो इसको मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इसको मैंने क्या मान लिया बी, तो ए बी सी और डी। तो बताओ भाई ओवरऑल पाथ डिफरेंस क्या आपके पास, बी सी प्लस बी डी। तो हम क्या बोले भाई, बताओ यहाँ पर भाई पाथ डिफरेंस, बताओ भाई पाथ डिफरेंस हमारे पास बताओ क्या है, बोलो भाई बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब बताओ इस ट्रायंगल में बताओ ये तो क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये बताओ क्या है भाई, और ये बताओ क्या है भाई बेस। तो बताओ भाई बेस सॉरी परपेंडिकुलर, अरे भाई ये तो क्या है बेस, ये क्या है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो बी सी बाई ए बी क्या होगा, तो इसमें बी सी बाई ए बी क्या होगा, तो बी सी क्या आ गया ए बी, और ए बी क्या है डी, तो बी सी क्या है मेरे पास डी साइन थीटा। तो ये भी क्या है डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तुम क्या बोलेंगे 2d साइन थीटा एन लैम्डा। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो हमारे पास क्या आ गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इजंट इट। तो भाई इस तरीके से अब हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या आएगी, तो हमको पता लग गया कि किस दिशा में, और अगर मान लो एन की वैल्यू क्या हो 1, तो हमारे पास क्या कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस, अरे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो क्या आ गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ गया ना। बोलो भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको बताऊं समझे बात कैसे। अब लैम्डा क्या है कांस्टेंट, और इंटरप्लेनर सेपरेशन भी क्या है कांस्टेंट। अब लैम्डा एक फिक्स वैल्यू है, डी भी क्या है एक फिक्स वैल्यू है, किसी प्लेन सेट के लिए क्या होता है एक फिक्स वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि वो प्लेन कब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं देगा, जब तक के एंगल ऑफ इंसिडेंस एक खास वैल्यू को अप्रोच, क्योंकि यहां पर लैम्डा कुछ वैल्यू है, लैम्डा मान लो लैम्डा 10 है, अरे वैसे जनरली बोलो लैम्डा क्या बताता हूं भाई 10 है। मान लिया 2d कितना है 5 है, समझे बात। अरे लैम्डा मान लिया कितना भाई 10 है, ओके। और ये मानो 2d कितना मान लिया, नहीं 2d आप मान लो भाई क्या बोलते हैं, चलो आप 5 मान लो भाई। अरे क्योंकि हालांकि कोई साइन थीटा भाई 2 कैसे आ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। चलो आप ये मान लो भाई, वो 2d क्या मान लिया 20, 2d कितना मान लिया मैंने भाई, मान लिया लैम्डा कितना है 10, ये कितना 2d भाई 20 है। मतलब जब तक साइन थीटा क्या नहीं जाएगा 1/2, यानी साइन थीटा को 1/2 होना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदरवाइज नहीं मिलेगा ना भाई। और साइन थीटा को 1/2 होने के लिए थीटा की खास वैल्यू होती है ना, यानी एक खास एंगल ऑफ, यानी उस प्लेन पे, जब तक उस प्लेन पे आप एक खास एंगल पे एक्स रेज नहीं डालोगे तब तक भाई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट, यानी जब तक इस प्लेन सेट का इंसिडेंट रेडिएशन से एक खास एंगल क्रिएट नहीं हो जाएगा, तब तक ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। नहीं बात आपको बोले पड़ेगा भाई। और क्योंकि भाई यानी क्या, अब आप ये बताओ। अच्छा एक बात और, अब अगर मैं ये कहूँ भाई, अगर मैं एन बढ़ा दूँ तो, अच्छा एक ही प्लेन सेट क्या बहुत सारे रिफ्लेक्शन दे सकता है, बिल्कुल कैसे बोलो भाई। आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक खास थीटा चाहिए ना भाई, एन की 2 वैल्यू के लिए थीटा क्या हो जाएगा, अगर एन बढ़ा दिया तो साइन थीटा क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। तो साइन थीटा बढ़ाया कैसे जाएगा, थीटा बदल के, नहीं समझे बात। यानी कि एक थीटा पे क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दूसरे पे क्या आएगा सेकंड ऑर्डर, और तीसरे पे क्या आएगा थर्ड ऑर्डर। यानी साइन थीटा की 3 अलग अलग वैल्यूज पे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और भाई थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, इजंट इट। नहीं है ना आपको समझ में। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, आपने पढ़ने सिर्फ क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के टर्म में। आपको हो गया भाई सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्लेन सेट का तो क्या होगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, वो किसी और प्लेन सेट का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। कैसे भाई, इसको मैं इसको मैं प्रूव करता हूं। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, आप ये बताओ, जैसे मैं इसको मैं प्रूव करता हूं भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास ये, अरे भाई आपके पास ये क्वेश्चन आई कि नहीं आई।
अब मैं ये कहूं कि 2d साइन थीटा, बताओ क्या होता है, n लैम्डा होता है ना, बोलो भाई। अच्छा मैं ये कहूं कि डी एच के एल प्लेन है, कौन सा है, डी एच के एल प्लेन है, तो डी एच के एल का मैं कहूं भाई फर्स्ट ऑर्डर, क्या डी एच के एल का फर्स्ट ऑर्डर, बोलो भाई डी एच के एल का फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं ये कहूं, बताओ भाई, अब मैं ये कहूं अगर मैंने ये डी एच के एल तो क्या कर दिया, डबल कर दिया, नहीं समझे बात। अरे भाई अगर मैं ये कहूं डी एच के एल क्या हमारे पास क्या है, नहीं बताओ डी एच के एल क्या है, सेकंड ऑर्डर, क्या है यहां पर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। यानी एच के एल प्लेन सेट का गैप कितना है, डी, डी एच के एल क्या भाई, किसी एच के, अरे भाई एच के एल प्लेन सेट का गैप कितना है, डी है, और उनका सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम कहां पर आएगा, बताओ भाई, बोलो भाई साइन थीटा पे आएगा ना, 2 लैम्डा। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं मिलर प्लेन डबल कर दूं, क्या कर दूं मिलर प्लेन में, क्या कर दूं, डबल कर दूं, उससे बताओ क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा तो 2, क्या भाई मैं ये कहूं मैंने डी एच के एल क्या कर दिया, अब मैं एच के एल प्लेन का गैप यूज नहीं कर रहा, मैं एच के एल प्लेन का गैप यूज, एच के एल प्लेन का सेकंड ऑर्डर। अब मैं कह रहा हूं भाई मैं तो डी 2h 2k और 2l, मतलब जो इनिशियल क्या थे मेरे पास मेजर इंडेक्स, उनका डबल क्या जो मेजर इंडेक्स, मतलब यहां पर अगर मैं 1 1 1 प्लेन स्टडी कर रहा हूं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भाई 2 2 2 प्लेन का गैप, नहीं समझे बात। तो ये बताओ आपके पास भाई, तो इनटू साइन थीटा मैं कहता हूं कि ये इसकी इक्विवेलेंट आएगा भाई, अरे बोलो भाई, मैं कहूं ये 1 लैम्डा के बराबर आएगा, क्या आएगा 1 लैम्डा, यानी डी एच के एल क्या सेकंड ऑर्डर और डी 2h 2k 2l का क्या फर्स्ट ऑर्डर, बराबर हो, कैसे भाई काम करियो, ये क्या है सेकंड ऑर्डर ना, 2 से 2 काटियो, बताओ डी एच के एल साइन थीटा क्या है मेरे पास, अरे भाई मेरे पास, अरे भैया अगर ये 2d एच के एल है और यहां पर 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या भाई एच के एल प्लेन्स का सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, और मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है 2h 2k 2l, यानी डबल मिलर प्लेन, और यहां पर 1 लिखा, मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर। एक बार इसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या बनता है मेरे पास, ये 2 से 2 कटियो, तो एच के एल प्लेन का सेकंड ऑर्डर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा नजर आएगा, डी एच के एल साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां पर आपको यहां पर तो कौन सा प्लेन है, डी 2h 2k 2l, लेकिन आप बताओ भाई अगर मैं डी, बोलो भाई 2h 2k और 2l को शो करना चाहूं डी एच के टर्म में, तो क्या होगा, डी एच के एल बाई 2 होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आपको पता है मेजर प्लेन डबल करने पर सेपरेशन का होता है, हाफ होता है, इजंट इट। तो ये डी 2h 2k, तो डी 2h 2k 2l को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, बोलो भाई किससे, डी एच के एल बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, काटियो, ये भी क्या बन गया आपके पास, आ गया ना वही चीज, यानी कि डी एच के एल साइन थीटा 1 लैम्डा, यहां काटियो डी एच के एल साइन थीटा 1 लैम्डा, तुम क्या बोलेंगे भाई, नहीं समझे बात। तो याद रखियो 1 1 1 प्लेन का क्या सेकंड ऑर्डर, क्या होगा 2 2 2 प्लेन का फर्स्ट ऑर्डर, 1 1 1 का थर्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 3 3 का, यानी 1 1 1 प्लेन का क्या थर्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 3 3 का फर्स्ट ऑर्डर आएगा भाई। यानी कि आपने जब आप आगे जाके भाई आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, तो वहां पर आपने सभी किस्में देखने होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के तौर पे देखने होते हैं, कोई आपने सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के तौर पे ये देखना होता कि इसके ऊपर भाई ये क्या है 1 1 1 का फर्स्ट ऑर्डर पीक, ये क्या है 1 1 1 की सेकंड ऑर्डर ना, जो 1 1 1 की सेकंड ऑर्डर पीक है ना, उसमें क्या लिखूंगा 2 2 2 का फर्स्ट ऑर्डर, बात आपको पहले पड़ेगी, अरे बोलो। तो ये बताओ क्या था हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, आ गया ना भैया। अब बताओ क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन, ये बताओ क्या भाई इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, ये तो बंदूक से बना रखी हुई, इजंट इट। ये बताओ क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था भाई, लेकिन हमारे पास पाउडर था, बताओ ये बताओ क्या हमारे पास भाई, अरे बोलो भाई ये हमारे पास क्या है एक क्रिस्टल, अरे ये तो क्या हमारे पास
एक्सरे ट्यूब, यहाँ पर क्या होगा एक्सरे, भाई एक्सरे जनरेट करो, उसको फिर किसके ऊपर डालो भाई, और याद रखो आपको बताऊँ, जो इसमें एक्सरे ट्यूब होती है ना, इसमें होता क्या है, अरे भाई एक सिंगल क्रिस्टल होता है, उसको घुमा घुमा के ताकि हर एक प्लेन एक्सपोज हो उसके, समझे बात। यहाँ पर क्या डालते हैं भाई एक्सरे, फिर हम प्लेन को हम क्रिस्टल क्या करते हैं, क्रिस्टल को घुमा घुमा के पलट के रखते हैं ताकि भाई हर एक प्लेन पर्टिकुलर एंगल क्रिएट कर सके, समझे बात भाई। और तो हमें बताओ क्या मिल जाते हैं, अरे बोलो भाई अलग अलग एंगल्स, समझे बात, अरे बोलो। और जिसमें एक्सरे जनरेट होती है वो भाई एक एक्सरे ट्यूब में जनरेट होती है, और उस ट्यूब में इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है कि उसमें से कोल्ड वाटर फ्लो करना पड़ता है लगातार। जैसे एसी होता है ना, जैसे हवा को ठंडा करता है भाई, तो आप देखोगे ना जो एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर होते हैं उनमें आता चिलर आता है, उसमें क्या आता है चिलर, चिलर तो क्या करता है, जैसे ये हवा को ठंडा करता है एसी भाई, तो चिलर क्या करता है पानी को ठंडा करता है। तो मशीन के बाहर एक चिलर रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें काम वही होता है जो फ्रिज का होता है और एसी का होता है, उसमें कंडेंसर होता है, उसमें गैस भरी होती है, बात आपको पहले पड़ी, जो लगातार कंडेंस होगी, एवपोरेट होती है तो ठंडा करती है पानी को, वो ठंडा पानी कहा जाता है लगातार मशीन में एक्सरे ट्यूब में, उसमें से फ्लो करता रहेगा ताकि जो हीट पैदा हो उसको बाहर निकालता रहे। अरे ठंडा पानी गया, गर्म पानी भाई बाहर निकला, उसको वापस क्या कर दिया, तो वही ठंडा कर दिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, समझ गए बात। और भाई एक हमारे पास होता है, क्या होता है भाई डिटेक्टर, ये बताओ हमारे पास क्या भाई डिटेक्टर, ओके। और भाई ये क्या एंगल ऑफ, अरे भाई बताओ क्या होगा हमारे पास, और अगर मैं इससे चेक करूं, अच्छा बताओ एक बात और ध्यान रखियो भाई, एक बात और ध्यान रखियो, साइलेंस से ध्यान रखियो, ये एंगल इससे कितना है थीटा, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से करूं तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा, क्या हो जाएगा बताओ ये, अगर मैं भाई बताओ इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन से चेक करूं तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा, बात आपको पहले पड़ेगी, अरे बोलो वेरी गुड, ठीक है ओके। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, अब क्या पढ़ते हैं बताओ, स्कैटरिंग पावर ऑफ एन एटम एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पीक्स। तो आप ये देखो भाई, मान लिया सारे, मान लिया भाई, ये बताओ हमारे पास, अरे भाई किसका है, ये बताऊँ ये WTE का हमारे पास क्या है, अरे भाई जो हमारे पास क्या है W और TE, इन दोनों की जो क्या है एलॉय है, उनका हमारे पास क्या बताओ ये, अरे बोलो भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है। तो इसमें देखो भाई, इसमें कोई पीक तो क्या है ऊंची, अच्छा तो भाई, तो क्योंकि इसमें एक्स पे तो क्या होता है 2 थीटा, कि भाई आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना यूज किया है उसका डबल, एक्स पे क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का डबल, नहीं बता आपको पहले प्लेन से। और वाई पे क्या होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेन सेट से किस इंटेंसिटी का डिफ्रैक्शन पीक आता है, नहीं समझे बात। अगर कोई प्लेन सेट बहुत अच्छा स्कैटर करेगा तो वो इंटेंस पीक देगा, अगर कोई प्लेन सेट कम स्कैटर करेगा क्या वो तो क्या करेगा, वो वीक पीक देगा, अरे कम इंटेंसिटी की, इसलिए आपको तो कहना चाहता है भाई। तो देखो कोई पीक तो क्या हाई इंटेंसिटी की, कोई पीक क्या बताओ भाई, अरे इनके ऊपर लिखा होता है, किसी पे क्या लिखा होगा 111, किसी पे लिखा होगा 11, तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ वो अरे भाई ये जो पीक्स हैं, अच्छा तो इसमें एक्स पे हमारे पास देगा रखे 2 थीटा, मैं आपने करना क्या होता है आप बताओ, ब्रैग्स इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है ना, अरे लैम्डा सिर्फ काफी है, ओके फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो बताओ भाई आपने करना क्या होता, सिंपली आपने ये चेक करना होता भाई, क्रिस्टल लिया एक्स डाल ली, ये देखना है किस किस एंगल पे में क्या मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पीक्स, वो एंगल आपने नोट कर लिए, तो एंगल से पुट करते ही ये इक्वेशन उस एंगल को किसे बदल देती है, लैम्डा आपको पता है, एंगल आपने वो नोट कर लिया कि किस एंगल पे डिटेक्टर को किस एंगल पे रखने पर क्या मिलता है हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लैम्डा आपको पता है, एंगल आपने नोट कर ही लिया, बताओ हमारे पास क्या जाएगा डी, इजंट इट, यानी हमको पता लग जाएगा कि कोई पीक जिस थीटा पे आई ना, जितने 2 थीटा पे आई है उसका हाफ रुपए लेगा, क्योंकि एक्स पे यहाँ पर क्या दे रखा है 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर पुट क्या होना है थीटा, तो जितने 2 थीटा पीक आई है उस 2 थीटा क्या करो हाफ करो, यहाँ पुट करो, थीटा क्या हमारे पास भाई यहाँ पुट कर दिया, क्या है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन। तो इनमें हर जो पीक आ रखी ना वो एक प्लेन सेट से आ रखी है, इसमें हर एक पीक क्या रखी है एक
प्लेन सेट से आ रखी भाई, समझ गए बात। तो इस पीक का थीटा पुट करते हैं आपको क्या पता लग जाएगा कि उस प्लेन का सेपरेशन कितना है, उसमें इंटरप्लेन सेपरेशन कितना है। तो अगर मान लिया आपको कोई ऐसे एक्सरे पीक मिली हुई है, बोलो भाई, तो यहां पर क्या मान लिया ये थीटा स्केल, क्या ये, अरे 2 थीटा को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, थीटा स्केल में। तो आप थीटा को किसमें पुट करके कन्वर्ट करके, इनके थीटा पुट करके आप इनके ऊपर क्या लिख सकते हो, कई ग्राफ में क्या लिखा होता है, इनके ऊपर क्या लिखे होते हैं भाई, थीटा लिखे होते हैं। कईयों में यहां पर तो क्या लिखे होते हैं, कईयों में यहां पर क्या लिखे होते हैं, डी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जब भी आप कोई एक्सआरडी स्पेक्ट्रा कोड करोगे ना भाई, एक्सआरडी डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसी पीक्स मिलेंगी ना, कहीं मिलेंगी भाई। ये पीक्स क्या है कि डिटेक्टर को किन किन एंगल्स पे रखने पर क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो एंगल रखने बस। यहाँ पर यहाँ एंगल रखे मैंने भाई, वो सारे एंगल नोट करे भाई, इस एंगल पे इतनी इंटेंसिटी भाई, डिटेक्टर इस एंगल पे लेके आए, ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये जो पीक्स हैं, ठीक है, कोई इंटेंस, कोई क्या होती है, कम इंटेंस, कोई ज़्यादा इंटेंस पीक क्यों होती है, क्योंकि भाई हर पीक के लिए एक प्लेन सेट क्या है, रिस्पॉन्सिबल। बोलो भाई, हर पीक के लिए प्लेन सेट क्या भाई, एक रिस्पॉन्सिबल है, इजंट इट, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो क्या होती है, 0 से 90, भाई 0 से क्या होती है 90, इस इक्वेशन में भाई थीटा की वैल्यू 0 से 90 होती है। तो आप बताओ भाई, अगर 0 से 90 जाओगे, थीटा बढ़ेगा, तो साइन थीटा में क्या होता है, थीटा अगर बढ़े 0 से 90 तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो डी वैल्यू क्या है हमारे पास, डी वैल्यू, डी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, क्या हमारे पास ही नहीं चाहिए क्या, यानी थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और डी तो क्या होगा भाई, घटेगा। मतलब सबसे कम थीटा पे जो पीक आती है, बोलो भाई, जो पीक सबसे कम थीटा पे आती है, उसके जो प्लेन्स होते हैं उनमें गैप सबसे ज्यादा होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो पीक है ना, ये जिन प्लेन से आई है उनमें सबसे गैप क्या है, ज्यादा, इनमें गैप क्या है, कम, इनमें गैप क्या है, और भी कम, नहीं मतलब आपको प्लोडी। तो थीटा बढ़ता जाएगा, डी वैल्यू घटती जाएगी, नहीं समझे बात भाई। तो आप इन पीक्स को जब भी कोई एक्सआरडी रिपोर्ट करते हैं ना, तो उसको भाई आप रिपोर्ट कर सकते हो, बताओ कैसे, बताओ 2 थीटा वर्सेस, यहां कॉलम में 2 थीटा, और यहां बताओ क्या भाई, बताओ इंटेंसिटी, यहां 2 थीटा, यहां पर क्या भाई, इंटेंसिटी, कि इस 2 थीटा पे क्या इंटेंसिटी है, ये इस पे क्या, इस पे क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं भैया, इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि मान लिया, फर्ज करो कि भाई अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रखा कॉपर एक्सरे, तो लैम्डा अलग हो गया ना, लैम्डा, तो वही प्लेन सेट, अरे भाई वही प्लेन, अरे भाई लैम्डा अगर बदल गया, अब डी तो नहीं बदलता, लेकिन लैम्डा बदल गया भाई, तो थीटा क्या हो जाएगा, अरे भाई उस साइड पे अगर लैम्डा बदल जाए तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा ना। मान लिया एक पर्टिकुलर पीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन सेपरेशन है, और एक पर्टिकुलर लैम्डा है, तो एक पर्टिकुलर क्या आएगा भाई, थीटा आएगा, नहीं समझे बात। लेकिन अब डी तो ये तो बदलेगा नहीं, अब मैं लैम्डा बढ़ा दूं, अब मैं लैम्डा भाई बढ़ा दूं, तो वही रेशो बनाने के लिए साइन थीटा को क्या हो भाई, बढ़ना पड़ेगा ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी कि कॉपर एक्सरे में, यानी ये जो पीक आ रखी है ना, ये कॉपर एक्सरे पे लगाएगी, मॉलिब्डेनम एक्सरे पे क्या आएगी, अलग वैल्यू पे आएगी। तो अगर आप 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी रिपोर्ट करते हो, तो आपने बताना पड़ता है कि आपने कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल की, नहीं समझो तो, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर आप क्या रिपोर्ट करते हो, डेंसिटी, बोलो भाई, आप उन कॉपर, आप 2 थीटा स्केल पे रिपोर्ट ना करके, जो क्या है 2 थीटा, उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता हो भाई, इस फॉर्मूले से, डी में। हर पीक क्या आप एक्स एक्सिस में, सॉरी आप इस कॉलम में 2 थीटा ना, आप इसमें क्या भर दो भाई, डी वैल्यू, अरे भाई इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस वर्सेस इंटेंसिटी। अरे भाई आपको ये नहीं पता क्या, मान लिया आपने कॉपर एक्सरे यूज की, समझ के बात, आपको बहुत सारी पीक्स मिल गई, उनके आपने क्या नोट कर लिए, 2 थीटे नोट कर लिए ना भाई। अब वो 2, अब एक काम करो, हर एक 2 थीटा यहाँ पुट करके क्या निकाल लो,
इंटरप्लेनर सेपरेशन। बोलो भाई, तो आप ये ना बताओ कि इस थीटा पे इतनी इंटेंसिटी पे, बोलो भाई इस प्लेन सेपरेशन के साथ ये इंटेंसिटी, इस डी के साथ ये इंटेंसिटी, इस डी के साथ भाई ये इंटेंसिटी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हमारे पास क्या भाई ज़्यादा बेटर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। नहीं समझे बात? वही क्रिस्टल वो, अरे भाई इसी नहीं है ना आपको ये, क्योंकि भाई अगर आप 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी रिपोर्ट करते हो क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट, पीक पोजीशन भाई, लेकिन डी वर्सेस इंटेंसिटी क्या होती है इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंट। आया आपको ये? अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ये भाई क्वेश्चन नेट में आया हुआ पार्ट सी में 4 नंबर में, ठीक है भाई। एक बार तुम आपको तो यही क्वेश्चन आ रखा है, खैर छोड़ो भाई। अच्छा चलो एक आधा क्वेश्चन आपसे वैसे पूछे तो उसमें, ठीक है आप ये बताओ 2d साइन थीटा क्या होता है, एन लैम्डा होता है ना। तो आपसे पूछो भाई फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए मिनिमम कितना प्लेन सेपरेशन होना चाहिए मिनिमम, कि में क्या मिल जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ क्या बोलोगे आप? फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन कितना होगा 1 हो गया, लैम्डा 2d साइन थीटा, डी क्या आ गया साइन थीटा, बोलो भाई लैम्डा बाई 2, अरे भाई अरे डी साइन थीटा लैम्डा बाई 2, बताओ डी क्या आ गया मेरे पास लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, इजंट इट? बोलो भाई। तो आप ये बताओ अब डी आपने क्या करना है मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम साइन थीटा क्या हो सकता है 90, तो साइन 91, यानी कि मिनिमम डी के लिए क्या चाहिए हमको लैम्डा बाई 2, यानी कि भाई लैम्डा मैंने भाई ये सुबह पढ़ाया था कि लैम्डा वेवलेंथ से आप मिनिमम डी बाई 2 स्टडी कर सकते हो, समझो? यानी आप 4 एंगस्ट्रॉम की अगर क्या है रेडिएशन, तो आप मिनिमम 2 एंगस्ट्रॉम तक के प्लेन सेपरेशन स्टडी कर सकते हो। अरे बोलो भाई, और इसीलिए हम भाई विजिबल लाइट हम यूज नहीं कर पाते, क्यों? विजिबल लाइट की रेडिएशन क्या होती है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वो ब्रैग रिफ्लेक्शन पता कब देगी, किस गैप तक वो प्रोवाइड करेगी, सिर्फ और सिर्फ 2500 एंगस्ट्रॉम का गैप होगा तो। लेकिन भाई जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टल्स, उनमें इंटरप्लेनर गैप 2500 एंगस्ट्रॉम छोड़ो 2-2.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास होते हैं, क्या होते हैं भाई 2, 2.5, 3, 4 ऐसे होते हैं भाई, इसलिए वो वहाँ पर कम यानी कि विजिबल लाइट की जो रेंज है मिनिमम जो लिमिट है इंटरप्लेनर सेपरेशन स्टडी करने की, उससे कहीं कम क्या होते हैं एक्चुअल इंटरप्लेनर सेपरेशन इन डिफरेंट क्रिस्टल्स, इजंट इट? अरे बोलो। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन आगे नेट में आ रखा है, ए प्लेन ऑफ स्पेसिंग डी शोज फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन एंगल एट थीटा। ये कहता भाई डी स्पेसिंग का कोई प्लेन सेट भाई फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहां शो करता है थीटा पे। ये बताओ 2D वाला कहां शो करेगा, बताओ 4 ऑप्शन दे रखे। ये कहता है कि एक प्लेन सेट है भाई, क्या बोलता है एग्जामिनर, बताओ एक प्लेन सेट है, बताओ क्या डी सेपरेशन के साथ ये कहां पीक देता है थीटा पे। मान लिया भाई एक डी सेपरेशन का जो पीक सेट है भाई वो थीटा पे पीक प्रोवाइड करता है, ओके। तो आप ये बताओ अगर प्लेन सेपरेशन में डबल कर दूं तो कितने पीक आएगी, बताओ भाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन कौन से, बताओ भाई 2 थीटा, थीटा बाई 2, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बाई 2, बताओ क्या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अपने क्या करना है भाई, आप एक काम करो, इसने आपसे पूछा क्या है थीटा, क्योंकि थीटा पे वैल्यू कितनी पे आएगी, इसने क्या बोला भाई डी स्पेसिंग के साथ कितनी पीक आती है थीटा पे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता बताओ भाई, अरे बोलो भाई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर है लैम्डा। अरे बोलो भाई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है ना। लेकिन इसने पूछा क्या आपसे, इसने प्लेन सेपरेशन डबल कर दिया और ये पूछा नई पीक कितने थीटा पे आएगी। तो जिसके बारे में बात कर रहा है कितने थीटा पीक आएगी भाई, आप वो थीटा निकालो पहले आप थीटा क्या बनाओ, आप ब्रैग इक्वेशन के फॉर्मूले से, सॉरी आप ब्रैग इक्वेशन से पहले क्या बनाओ भाई थीटा का क्या बनाओ इसका एक्सप्रेशन, आप इसको भाई थीटा के लिए आप इसको भाई रीअरेंज करो। तो क्या है मेरे पास साइन थीटा विल बी इक्वल टू
लैम्डा बाई 2d। अभी भी क्या है ये d सेपरेशन से आने वाला थीटा पीक। अरे बोलो भाई, अब बताओ थीटा के लिए मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d आ गया। साइन इनवर्स क्या है लैम्डा बाई 2d, इजंट इट। अब आप ये बताओ भाई 2d साइन थीटा होता क्या है, सॉरी साइन इनवर्स क्या होता है, लैम्डा होता होगा। तो यहां बताओ भाई d की वैल्यू क्या होगी, यहां से आप भाई d की वैल्यू क्या लिखो, तो क्या d की वैल्यू क्या है, तो नहीं आप बताओ भाई वो तो 2d क्या होगा, 2d क्या होगा, और बोलो भाई, अरे भाई हमारे बताओ भाई, अरे भाई साइन 2d साइन थीटा बताओ बस क्या होता है, क्या होता है भाई, अरे भाई 2d साइन थीटा बस क्या है लैम्डा। तो यहां से d की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, अरे भाई d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अरे नहीं क्या लिखे मैंने ये, आप ये बताओ, हाँ आप बताओ भाई, बताओ ये साइन थीटा है ना, बताओ 2d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लैम्डा बाई साइन थीटा आ गई। अब बताओ d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। भाई मेरे पास इसकी बताओ क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, लैम्डा बाई, तो d आ गया मेरे पास लैम्डा बाई, अरे लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। तो अब ये लैम्डा बाई 2 आप यहां पुट कर दो ना एक बारी, अरे बोलो भाई ये लैम्डा बाई, अच्छा एक बात बताओ, अब आप मुझे भाई एक बात बताओ, लेकिन इसने क्या बोला है कि आपने प्लेन सेपरेशन क्या करना है डबल, आपने भाई प्लेन सेपरेशन आपने क्या कर देना है डबल कर देना है, यानी d को आपने पहले क्या पुट करना पड़ेगा 2d। भैया तो किसका एक्सप्रेशन आया मेरे पास, ये तो मेरे पास किसका एक्सप्रेशन थीटा का आया है। जब d सेपरेशन हो तो कितनी पीक आएगी, जब d सेपरेशन हो तो पीक कितनी आएगी भाई थीटा पे आएगी। अब अगर मैं कहूँ कि d में क्या कर देना डबल कर देना है, इंटरप्लेनर सेपरेशन, अरे भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन क्या करो भाई डबल कर दो, तो अब इस d को आप किससे रिप्लेस कर दो बताओ भाई, तो ये तो क्या है इनिशियल थीटा, तो इनिशियल थीटा क्या है बोलो भाई, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। लेकिन भाई ये d डबल करने पर नया थीटा बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d नहीं 2d। बोलो भाई अब बैटरी है इस d की वैल्यू पुट कर, आप यहां पर भाई 2d की वैल्यू पुट कर दो, बस 2d की वैल्यू क्या थी, अरे भाई 2d साइन थीटा कैसा लैम्डा था, तो 2d क्या होता है लैम्डा बाई साइन थीटा, तो 2d आप यहां पुट कर दो लैम्डा बाई साइन थीटा, तो क्या गया मेरे पास, तो 2d यहां से, तो इस 2d को यहां से हटा देंगे ना यहां पर, तो क्या आ गया लैम्डा बाई ऊपर कौन पहुंच जाएगा साइन थीटा, लैम्डा कैंसिल, तो क्या है मेरे पास ये साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। नहीं आ गया आपको, ऐसे हुए आपसे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता भाई, आ गया आपको ये कौन सा ऑप्शन है इसका बताओ भाई, अरे भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन डबल करने पर कहां पर आएगा थीटा, यहां पर आएगा, आसान है मुश्किल ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।